अभी भी अगर भारत में हुई दूसरी लहर की आप सोचें तो आप बिल्कुल सिहर उठते हैं। उसी के साथ साथ अगर वो उन दृश्यों का ध्यान दें जो अमेरिका से आ रहे थे, ब्रिटेन से आ रहे थे, वो सब दृश्य ऐसे हैं जहां पर लोगों को जो कब्रिस्तान है वहां जगह नहीं मिल रही थी, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे और लोग मारे जा रहे थे। उसके बाद हमें लगा कि शायद कोरोना का खतरा जो है टल गया है, उसे किसी ना किसी तरीके से काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया है। दुनिया भर के देशों में बढ़ते कोरोना के केसेस की थर्ड वेव की दस्तक दे रहे हैं और उसके बाद जो अभी हालात हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो और चाहे इजराइल, उन सबको मिला के अगर आप देखा जाए तो ये जो पूरा वेरिएंट है ये बेहद खतरनाक है। क्या है ये वेरिएंट, हमें कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है और कैसे इसकी मार पड़ रही है, आपको दिखाते हैं। मार्च के महीने तक कोरोना की वजह से 7 लाख लोगों की मौत हो जाएगी, ये दावा किया है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और इससे भी बड़ी बात यह है कि WHO ने यह आंकड़ा सिर्फ यूरोप के लिए ही बताया है। तो क्या दुनिया में कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है? थर्ड वेव की आशंका प्रबल इसीलिए है क्योंकि कोरोना का एक नया वेरिएंट सामने आया है जिसे ट्रैक करना मुश्किल है, इसके लक्षण दिखने मुश्किल हैं। दावा तो यह भी है कि इस पर वैक्सीन का असर भी कम पड़ रहा है। कोरोना के इस नए वेरिएंट का नाम है B1.1.529। अभी तक इस नए वेरिएंट के कुल 26 मामले सामने आ चुके हैं। ये इजराइल, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में फैल चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये वेरिएंट जिन मरीजों में मिला है उनमें से ज्यादातर लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले रखी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नए वेरिएंट में अब तक 32 म्यूटेशन देखने को मिले हैं। इसे आसान शब्दों में समझें तो ये 32 बार अपना रूप बदल चुका है, जो किसी दूसरे वेरिएंट से कहीं ज्यादा है। इसीलिए ये कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी काफी ज्यादा संक्रामक और खतरनाक है। इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। ब्रिटेन ने इस वेरिएंट के खतरे को देखते हुए 6 दक्षिण अफ्रीकी देशों से फ्लाइट्स को बैन कर दिया है। The early indications we have of this variant is that it may be more transmissible than the Delta variant, that we will take action to protect the progress that we have made. So what we will be doing is from midday tomorrow, we will be suspending all flights from 6 southern African countries, and we were adding those countries to the travel red list. ऐसे में भारत सरकार ने भी इस नए वेरिएंट को लेकर तमाम निगरानी शुरू कर दी है। साथ ही साथ वो लोग जो बाहर के देशों से आ रहे हैं उन पर भी निगरानी की जा रही है और माना जा रहा है कि ये वेरिएंट पहले के कोविड वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। एक तरफ दुनिया धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ऐसे में इस वक्त में कोरोना के इस नए स्ट्रेन ने तीसरे वेव की दस्तक दे दी। ऐसे में पहले से ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। आपने देखा किस तरीके से नया वेरिएंट पूरी दुनिया को परेशान कर सकता है। कहां कहां पर इस वक्त कोरोना का जो कहर है वो फिर से तीसरी बार टूट रहा है। 6 ब्रिटेन में अगर हम बात करें तो 6 देशों का वहां पर फ्लाइट बैन हो गया है क्योंकि वहां पर 11% कोरोना के जो केस हैं वो बढ़ गए। इजराइल के बारे में अभी जो नया वेरिएंट है उसका एक केस मिला है, वहां पर उनके प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगाने के संकेत दे दिए हैं। जर्मनी में, जिसमें एक दिन में 70,000 केस एकदम आ गए थे, ये अब तक जब से कोरोना शुरू हुआ है किसी भी देश के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस जो हैं वो जर्मनी में देखे गए। वहां पर दक्षिण अफ्रीका की फ्लाइट्स को बैन कर दिया गया है। ऑस्ट्रिया राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का ऐलान कर सकता है और सभी के लिए टीकाकरण उन्होंने वहां पे अनिवार्य कर दिया है। स्लोवेनिया की अगर बात करें, बिना टीका लगाए दुकानें, शॉपिंग मॉल में एंट्री बंद कर दी गई है। बिना टीका सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा सकते और काम पर जाने के लिए 2 बार जांच कराना जरूरी होगा। चेक रिपब्लिक में भी बिना टीका लगाए रेस्टोरेंट, मॉल और जो एंट्री है वहां पर वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। नीदरलैंड में 3 हफ्ते का आंशिक लॉकडाउन लगा है। इटली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ग्रीन पास की आपको आवश्यकता पड़ेगी।
तो इस तरीके से दुनिया इस जो थर्ड वेरिएंट है, थर्ड वेव है, इससे जूझने की कोशिश कर रही है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के अंदर 10,539 कोरोना के कुल केसेस आए हैं। 15% ज्यादा एक्टिव केस हैं। 15% जो है नंबर जो है वो डेली जो हमारी जो एवरेज चल रही है उससे ज्यादा है। एक्टिव केस अभी 1,10,133 हैं और कुल मिलाकर अब तक 4,67,466 लोगों की मौत देश में हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 488 लोग मारे गए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो ये वेरिएंट है इसका डर कहीं ना कहीं देश के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये उस वक्त की हम बात कर रहे हैं जब यहां पर जो फ्लाइट्स हैं भारत के अंदर, इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं, उनका जो भारत ने खोलने का उनका फैसला कर लिया है। इसको लेकर काफी सारी अभी सोच विचार फिर से हो रहे हैं। पर भारत के अंदर कई जगह पर छोटे छोटे क्लस्टर्स भी बन रहे हैं और उसमें से मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, ये धारवाड़ की एक स्टोरी है जहां पर काफी सारे, एक मेडिकल कॉलेज के अंदर काफी सारे लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। चलिए, बेंगलुरु के धारवाड़ जिले में कोरोना का विस्फोट हुआ है। वहां पर एसडीएम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक साथ 200 से ज्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कॉलेज में 400 छात्र पढ़ाई करते थे। यहां पर कुछ छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए और शुरुआत में करीब 300 छात्रों का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें से 200 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इस कॉलेज में 2 हॉस्टलों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जो छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है और उनका इलाज शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ज्यादातर छात्रों के कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज हो चुकी थी। सबसे पहले मैं इस पे जो रिपोर्ट हमारे पास है आपको वो दिखाते हैं। अभी 33 स्टूडेंट्स और एक स्टाफ मेंबर पॉजिटिव आए हैं और ये सेकंड कोविड क्लस्टर है जो कर्नाटक स्टेट से रिपोर्ट हो रहा है धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बाद। अगर हम अभी आपको बता दें कि इस स्कूल में जो व्हाइटफील्ड में है, बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में, इस स्कूल में 2 मेडिकल टीम्स को भी इनफैक्ट रखा गया है। हर 2 घंटा वहाँ पे डॉक्टर्स भी विजिट कर रहे हैं पूरा स्टॉक लेने के लिए की सिचुएशन का। और ये सारे छात्र जो अभी पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं उनको टेस्ट किया गया था जब 1 या 2 स्टूडेंट्स के पॉजिटिव रिजल्ट निकले थे और उसी के बाद ये सारे छात्र को और स्टाफ मेंबर्स को टेस्ट किया गया। टोटली अराउंड 459 स्टाफ एंड स्टूडेंट्स को टेस्ट किया गया है। जब ये सेकंड कोविड क्लस्टर रिपोर्ट हो रहा है कर्नाटक स्टेट में और जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, सवाल अभी यही उठता है कि क्या स्कूल्स और कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खुला रखना चाहिए कि नहीं। बेंगलुरु में वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्रा के साथ नेहा हेबाले, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए। चलिए, इस वक्त मैं आपको सीधे डॉक्टर संजय राय के पास ले चलता हूं। ये सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन में एम्स में हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, लगातार अब हम देख रहे हैं, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे इजराइल हो, इटली हो, साथ ही साथ रशिया के अंदर भी वहां पर केसेस बहुत सारे बढ़े हैं। डेली डेथ्स का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक नए वेरिएंट की बात हो रही है। ये क्या नया वेरिएंट है और इससे कितना सतर्क रहने की जरूरत है हमें? देखिए, जहां तक आपने जर्मनी और रशिया इसकी बात की तो वहाँ डेल्टा वेरिएंट है। नया वेरिएंट अभी वहां पे रिपोर्टेड नहीं, ऑलमोस्ट 100%। इस समय जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमारा पूरी दुनिया में है वो डेल्टा वेरिएंट ही है। ये सारे पूरे यूरोप में इस समय जो केसेस बढ़ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट से बढ़ रहे हैं। ये जो नया वेरिएंट अभी डिटेक्ट हुआ है, जो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ और 1-2 कंट्री और जो है आपका हांगकांग में 2 केसेस पाए गए, तो अभी इनको वाच करने की जरूरत है। जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग है उस बेसिस पे ये लग रहा है कि इसके 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक तो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को बाईपास कर सकता है, क्योंकि जो हांगकांग में भी दोनों थे, दोनों ही फुल्ली वैक्सीनेटेड थे और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन से थे जो 2 पाए गए हैं। तो जो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है उसको बाईपास करने की क्षमता रखता है। एक तो ये लग रहा है, प्लस इन्फेक्टिविटी ज्यादा होगी। बट अभी जो है कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। अभी इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में भी नहीं रखा गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न हम तब कहते हैं जब हमारे पास एविडेंस आ जाते हैं कि वह जो है या तो इन्फेक्टिविटी ज्यादा है या सीवियरिटी ज्यादा हो रहा है या जो है इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है। 4 क्राइटेरिया लेते हैं, या
जो मैनेजमेंट का है उस पे वो कंप्लीटली बाईपास कर दे रहा है, उस पे बेनिफिट उसको नहीं हो रहा है जब हम पेशेंट को मैनेज करते हैं। इन पे अभी नहीं है। कहा जो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है उसको बाईपास कर देता है। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि जो वैक्सीनेशन है वो उसके खिलाफ कारगर नहीं हो रही है? अभी आप जैसे कह रहे हैं जल्दी होगा कहना, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि जब म्यूटेशंस होते हैं, देखिए म्यूटेशंस जो हैं स्पाइक प्रोटीन में होते हैं। इस वायरस के 4 प्रोटीन है, एस प्रोटीन उनमें से एक है एस प्रोटीन। ये जो हमारे ज्यादातर वैक्सीन है, हम अपनी हिंदुस्तान वाली वैक्सीन को छोड़ दें, कोवैक्सीन को, और चाइना की साइनोवैक को छोड़ दें, इन दोनों को मैं छोड़ दूं तो ज्यादातर वैक्सीन सिर्फ स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो बहुत ही स्पेसिफिक है। इसलिए जो है अगर म्यूटेशन इतना ज्यादा स्पाइक प्रोटीन में हो गया कि वो स्पाइक प्रोटीन कंप्लीटली अगर नहीं हो गया जैसा कि इस वेरिएंट में है, इस बहुत ही ज्यादा इसमें म्यूटेशंस है स्पाइक प्रोटीन के अंदर, तो हो सकता है कंप्लीटली बाईपास कर जाए, क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। और शायद ऐसी संभावना हो सकती है, बट ये सब थ्योरेटिकल अभी है, थोड़ा जल्दीबाजी होगी, कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। अभी 2 दिन पहले तो बिल्कुल इसको नाम दिया गया है, कुछ दिन में पता जरूर चल जाएगा सर। लेकिन लोगों को एक कंसर्न जरूर है कि जिस तरीके से अब हम यूरोप के अंदर, चाहे वो डेल्टा वेरिएंट के कारण ही हो, यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा स्पाइक देख रहे हैं। इंग्लैंड में, जर्मनी में, रशिया की जैसे हम बात कर रहे थे, और उसमें बहुत बड़ा स्पाइक देख रहे हैं डेली केसेस में और डेली डेथ्स में। क्या इसको तीसरी वेव की आहट माना जाए? हमें इसके लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए? अब देखिए, हमें तैयार तो हमेशा, हमें हर वेरिएंट के लिए हमेशा रहना चाहिए, तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन तीसरे वेव का आहट नहीं मान सकता, अभी तक कोई एविडेंस ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डेल्टा वेरिएंट ही था। और जो एविडेंसेस हैं कि डेल्टा वेरिएंट, और ज्यादातर पॉपुलेशन को डेल्टा वेरिएंट हो चुका था। अभी आईसीएमआर ने जो सीरो सर्वे किया, 68% पॉपुलेशन कंट्री लेवल पे हो गया था। दिल्ली में देखें तो ज्यादा पॉपुलेशन को हो गया था, और इसीलिए जो केसेस अचानक ड्रॉप हुए थे उसका सबसे बड़ा मेजर रीजन था ज्यादातर लोगों को इन्फेक्शन हो जा रहा, जो अनफॉर्चुनेट थे उनकी डेथ हो गई जी। तो इसलिए डेल्टा वेरिएंट से अभी हमें खतरा नहीं लगता, क्योंकि एक बार नेचुरल इन्फेक्शन के बाद जब आप रिकवर्ड होते हैं तो जो ग्लोबल एविडेंस से मिल रहा है, 2 साल पुराना वायरस हो चुका है, कि लंबे समय तक प्रोटेक्शन है और बेटर प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए हम अभी तो सर, हिंदुस्तान कम से कम मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस बात पे सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोल दी जाएंगी। इस वक्त जब एक नया वेरिएंट दस्तक दे रहा है, उसको अभी देखा जा रहा है, आपको लगता है कि सरकार को थोड़ा और रुकना चाहिए ये फैसले से पहले? देखिए, अगर ऐसा आ जाता है 15 दिसंबर तक हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाती है तो सरकार लेगी। सरकार हमेशा प्रोएक्टिव रोल लेके इसमें डिसीजन लेती रही है। जब भी बंद करना हुआ, लॉकडाउन देखिए प्रोएक्टिव, हमने 600 केसेस कंट्री में थे, 25 मार्च 2020 को लगा दिया। तो अभी डिसीजन उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, सही है, मैं अभी तो डिसीजन को सही कहूंगा। कल अगर ऐसा आता है कि नहीं, उससे बहुत ही वेरिएंट से खतरा है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट होने के बाद बिल्कुल अभी एग्जिस्टिंग हमें जो है खतरा बहुत नजर नहीं आता। हमें नेचुरल इन्फेक्शन को वेटेज देना पड़ेगा। अब इतने एविडेंस जनरेट हो गए हैं, जो आप देख लीजिए हिंदुस्तान में जैसे केसेस कम हुए हैं जी, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल वही है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर राय एम्स से हमको बता रहे थे कि किस तरीके से जो वेरिएंट है वो वहां पर अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप यूरोप झेल रहा है। उसका असर कितना भारत पे पड़ेगा, क्या सरकार को अपनी रणनीति को दोबारा से सोचने की आवश्यकता है, ये अभी हमारे पास शायद 1-2 हफ्ते का समय है सोचने के लिए। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि भारत में भी कई क्लस्टर्स उभर के आ रहे हैं। देहरादून जो है उसके लिए आपने देखा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अलग अलग जगह जाकर देहरादून में एक साथ कोरोना के 11 मामले सामने आए। सुनने में ये आंकड़ा शायद आपको बड़ा ना लग रहा हो, लेकिन ये 11 के 11 मामले इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी के हैं, जहां पे मिड टर्म प्रशिक्षण के लिए बुलाए गए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों के ट्रेनी अधिकारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये IFS अधिकारी कोरोना संक्रमित मिलने के बाद उन्हें एकेडमी में क्वारंटीन कर दिया गया है। चलिए, तो आपने देखा कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक है। अब आपको दिखाते हैं कि लोग अभी भी ठीक से, उनको लगता है कि बस अब कोरोना एक भूली हुई बात हो गई। मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मुझे मत कहिएगा कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, ये सब बातें दिखाने से पहले, क्योंकि मैं स्टूडियो में बैठा हूं और ये बिल्कुल एक सेफ एनवायरनमेंट है। यहाँ पे फिलहाल और कोई नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो कम से कम जो गलती ये लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल मत कीजिएगा।
अरे भाई ये बताइए, कोरोना का डर खत्म हो गया आप लोग का? पता नहीं है, कोरोना का डर खत्म है आप लोग का? मार्क्स से मेरा घर रह गया। घर रह गया? हाँ भाई, कोरोना का डर खत्म? हाँ खत्म। खत्म? पता अभी लोग कितने रोज मर रहे हैं? पता नहीं सर। हैं? पता नहीं। तो मास्क लगाना बंद? लगा लिया। अच्छा, आप भी कोरोना का डर खत्म हो गया? नहीं, चश्मा चेक कर रहे हैं ना तो तब हटाया। अच्छा, ठीक है, नहीं लगा रखा है, देखो। ठीक। अरे भाई साहब, मास्क, कोरोना का डर खत्म है आपका? हैं? आपको पता लगा लो कितने मौतें हो रही हैं? मैडम, कोरोना का डर खत्म हो गया आपका? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मास्क लगा लीजिए। थैंक यू सो मच। यही शायद हम अगर 4 महीने पहले पूछ रहे होते तो ये जवाब हमें शायद देखने को ना मिल रहे होते। दिल्ली का हाल देखा, जयपुर का देख लीजिए। भैया मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? अपने पैरों पे खड़ा हो चुका होता है। अगर आप इन जनाब को देख सकते हैं और बिना मास्क के ये लोग भी देखे जा सकते हैं यहाँ पर। इनसे हम बात कर लेते हैं। मास्क कहाँ है? मार्क्स लाना भूल गया है? लाना भूल गया। आपको मालूम है कितनी खतरनाक कोरोना है, कितने खतरनाक दिनों से हम लोग गुजरे हैं? मुझे मतलब पता नहीं था, मतलब कि सुबह जल्दी जल्दी में निकल आया। तो यहाँ लिखा हुआ है मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं। रुमाल तो होगा? रुमाल भी नहीं है। ये देखिए यहाँ भी मास्क नहीं है। बिना मास्क के आराम हो रहा है उस जगह पर जहाँ साफ तौर पर लिखा गया है कि मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, नो मास्क नो एंट्री। बिना मास्क पाए जाने पर जुर्माना भी होगा, लेकिन कौन करेगा? क्या इंडियन रेलवे से हैं? हाँ जी, मास्क कहाँ है आपका? क्या है आप इंडियन रेलवे में? मैं फिल्टर हुआ जी। सॉरी, फिल्टर हूँ जी। तो फिर आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? अब लगा रहा हूँ, अभी घर से आया हूँ अभी। तो बैग में क्यों रखा है साहब? अभी लगा ले साहब लोग। लापरवाही मत कीजिए। ये भारी आपको तो पड़ेगी ही, आपके परिवार को भी पड़ सकती है, आपके आसपास के लोगों को भी पड़ सकती है। अभी पूरी तरीके से सुरक्षित हुए नहीं हैं हम। अब कोरोना को रोकने के लिए देश में फिलहाल सबसे बड़ा जो हथियार है वो वैक्सीनेशन है, लेकिन देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी गिर गई है। सडनली रिकॉर्ड भी बनाए गए, उस पर बड़ी तालियां भी बजाई। उम्मीद थी कि उसी स्पेस पर हम आगे चलते रहेंगे, उसी रफ्तार पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर अक्टूबर और नवंबर के महीने की वैक्सीनेशन की रफ्तार पर गौर करें तो 1 महीने में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अक्टूबर में प्रतिदिन 76 लाख डोज दिए जा रहे थे। वहीं अगर इसको हम अभी जो नवंबर का महीना है उससे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो प्रतिदिन 55 लाख डोज ही दिए जा रहे हैं। गिरावट सप्लाई के कारण शायद अभी नहीं है, इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि लोग जो हैं वो आगे आके टीकाकरण नहीं करा रहे। लेकिन इस बात की भी कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने जिस तरीके से तत्परता दिखाते हुए, चाहे मोदी जी का जन्मदिन हो, चाहे बाकी कोई भी इस तरीके का एक लैंडमार्क जो सरकार एक इवेंट बनाना चाहती थी, उसमें जो हमने रफ्तार देखी, उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार फिर से तत्परता से जुड़ेगी लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। बड़ी खबर लेकिन इस वक्त यही है आप सब के लिए कि एक वेरिएंट है, उससे खतरा हो सकता है। अपना ध्यान रखिए। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जाके प्लीज अपनी वैक्सीन लगवा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून वापसी के ऐलान के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शनकारी किसान डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से गाजीपुर बॉर्डर पर दोबारा बैरिकेडिंग की गई और जवानों की तैनाती भी बढ़ा दी गई। सरकार की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसान एमएसपी भी गारंटी चाहते हैं। आंदोलनकारी किसानों 29 नवंबर को संसद में जो शीतकालीन सत्र होने वाला है उसके लिए अपना कार्यक्रम तय कर रहे हैं। वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। पहले एक आपको लाइव अपडेट दे देता हूं। मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। गौरव, बीच में जब लग रहा था कि शायद बात नहीं बन रही है तो गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत कम संख्या में किसान रह गए थे। फिर सरकार का अनाउंसमेंट आता है, किसान खुश हो जाते हैं, उम्मीद थी कि बॉर्डर खाली हो जाएगा। आज एक बार फिर संख्या बढ़ी है क्या? बिल्कुल, देखिए अब आज 1 साल पूरे हो गए हैं किसान आंदोलन का और इस बात की जाहिर तौर पर यहाँ पर काफी जश्न मनाया गया गाजीपुर बॉर्डर पर और सुबह से ही एक अलग माहौल था। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे नरेश टिकैत हो, वो सभी मौजूद थे और बड़ी संख्या में किसान भी जो है यहाँ पर आज जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे। और अब जिस तरीके से 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, जाहिर तौर पर किसान आंदोलन और किसान संगठन
की जीत के तौर पर ही ये देखा जा रहा है। आगे किस तरीके से किसानों की क्या रणनीति है, तमाम सारे किसान यहाँ मौजूद हैं जो अभी भी डटे हुए हैं और पहली ठंड से दूसरी ठंड का वक्त आ चुका है जब हम लगातार बॉर्डर्स पर किसानों का जमावड़ा देख रहे हैं। हर उम्र के किसान जो हैं यहाँ पर लगातार मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ, पेशे से परिवार से किसान हूँ। साहब सिंह गुजर मेरा नाम है, हरियाणा से जिला यमुनानगर से आया हूँ और 1 साल के बाद भी खुशी का माहौल है और ऐसे मनाया जा रहा है जैसे दिवाली मनाई जा रही है। मोदी जी तो मान गए, लेकिन हमारा मानना थोड़ा संशय में है। कारण क्या है कि मोदी जी इतना झूठ बोलते थे कि हर कदम पे सौसेबाजी और सोसा है, इतनी जल्दी कैसे मान ले मोदी जी? बात में अभी भी कहीं ना कहीं मौसा है। तो अब तो कैबिनेट में लाकर इस बात के लिए विधेयक लाया गया है कि कानून वापस लिए जा रहे हैं। अब आप लोग का अगली मांगे क्या है? आप लोग कब तक? हमारी अगली मांगे 2 से 4 मांग थी जब हम यहाँ बॉर्डर पे आए थे, लेकिन 2-3 से मांग और हमारी बढ़ गई है क्योंकि हमें किसानों को गाड़ी से कुचलने का काम किया देश के गृह मंत्री ने, उसके इस्तीफे की वापसी है और हजारों मुकदमे किसानों के खिलाफ दर्ज हुए हैं, उन मुकदमों की वापसी। आप सर कहाँ से हैं, क्या नाम आपका? जिला लखीमपुर खीरी, सरदार बलवीर से। लखीमपुर से हैं आप और तमाम घटनाएं लखीमपुर ने देखी। अब जो 3 कृषि कानून वापस हैं, आगे की क्या रणनीति है किसानों की? कैसे आंदोलन को आगे ले जाना या घर वापस जाना, किस तरीके? देखो जी, किसानों की रणनीति तो जो हमारे डिकेट साहब जी ने और संयुक्त मोर्चा ने 6 मांगे रखी हैं, चिट्ठी लिख के दी है सेंट्रल सरकार को, उस पर अमल करके गेंद जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में है। आज ही इसको लागू कर दें, हम लोग तो आज ही जाने के लिए तैयार हैं, अभी अपना सामान लाद के चले जाएंगे। ये तो प्रधानमंत्री के बस में है कि हमको ये ठंड में भी मारना है या 750 हमारा शहीद हो गया और कितने कर रहे हैं, ये तो वो बताएं। तो किसानों का ये सवाल है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर यह निर्भर करता है, अंकित त्यागी, कि वो आगे किस तरीके से देखते हैं। और अंकित, जाहिर तौर पर ये आवाजें हैं कि जाहिर तौर पर एक खुशी के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द आगे जो भी फैसले और जो भी मांगे हैं बदलाव से इतना हुआ है कि केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 कृषि कानून वापस लेने को तैयार हो गए हैं, लेकिन किसानों को लगता है कि बाकी जो उनके मुद्दे हैं उस पर भी अभी फुल एंड फाइनल होना चाहिए। वो संभव है या नहीं, ये अब आने वाले कुछ दिन तय करेंगे। 29 तारीख को भी एक बड़ा दिन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमसे जुड़ने के लिए और हमें वहां से किसानों की आवाज यहां तक पहुंचाने के लिए। अब आपको फटाफट बता देते हैं कि किसान किन मांगों को लेकर अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 3 कृषि कानून वापस हो चुके हैं, कम से कम ऐसा ऐलान हो चुका है। उसके बाद भी किसान क्यों डटे हुए हैं, यह सवाल बार बार हो रहा है। अब किसान कहते हैं कि एमएसपी को कानूनी अधिकार मिले, ये उनका एक बड़ा मुद्दा है। वो ये भी चाहते हैं कि बिजली बिल का जो ड्राफ्ट है उसको वापस ले लिया जाए। प्रदूषण के लिए किसानों को जो सजा मिलती थी वो सजा उनको ना मिले। किसानों में के खिलाफ जो मुकदमे हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको वापस ले लिया जाए। साथ ही साथ अजय मिश्रा टैनी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं होम के, उनको बर्खास्त किया जाए और शहीद किसानों के परिवारजनों को मुआवजा भी दिया जाए। ऐसी मांगे लेकर किसान अभी भी डटे हुए हैं। अब सिंगू बॉर्डर पर किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूरी का कहना है कि किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की शनिवार को एक बैठक होने वाली है। बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। साथ ही साथ एमएसपी जैसे मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता गुरनाम सिंह चंदूरी हैं। सर, अब सरकार ने कानून वापस ले लिए हैं, उसके बावजूद भी आंदोलन जारी है, किन मांगों के साथ जारी है? देखिए, अभी तक सरकार ने ना मुकदमे वापस लेने की कोई बात की है, ना शहीद किसानों को मुआवजा देने की कोई बात की है, ना अभी तक एमएसपी की कोई गारंटी देने की बात की है। तो हमने सरकार को लेटर लिखा है कि आपने जो है वो अभी काले कानूनों पे आपने जो है वो बोला है और वो भी अभी संसद में पास होंगे तब की बात है। तो उसके आगे सरकार उन जो बाकी मांगे उनके ऊपर भी बढ़े, उनके ऊपर भी सरकार कैबिनेट ने रद्द कर दिया है पूरा जी। जो अब राकेश टिकैत जो पूरे किसान आंदोलन के चेहरे बने हुए हैं, उनसे भी हमने आज बात करी। 1 साल पूरा हो गया था, उन्होंने क्या कहा सुनिए। किसान आंदोलन को आज पूरा 1 साल बीत चुका है। ऐसे मौके पर मेरे साथ मौजूद हैं राकेश टिकैत, जो इस पूरे किसान आंदोलन के एक सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे। आगे की रणनीति क्या होगी, इसलिए सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस करने का ऐलान कर दिया था। आप लोगों ने पहले तो बयान आया कि भाई विंटर सेशन में पहले रख के आप ऑफिशियली कानून वापस लीजिए, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। अब ये हो रहा है कि एमएसपी की डिमांड पूरी करो। तो ये क्या जो लिस्ट है, जो बकेट लिस्ट है, ये दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और क्या किसान वापस घर नहीं जाएंगे? जब यहाँ पे आए और 11 दौर की बातचीत हुई, 2 डिमांड उन्होंने वहीं कर दी थी, पुराली और बिजली अमेंडमेंट बिल,
और जब बाहर आए उन्होंने कहा, सब लोगों ने, प्रेस के लोगों ने कहा जी आपकी 4 डिमांड थी, 2 आपकी पूरी होगी तो 50% हो गया। वो तो याद होगा सबके। तो इसका मतलब 4 डिमांड में एमएसपी थी, और एमएसपी 4 में नहीं, एमएसपी तो सबसे पहला इशू है, बड़ा इशू है एमएसपी का। अच्छा। एमएसपी तो 2011 में जब ये मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, ये उस कमेटी के अध्यक्ष थे जो फाइनेंशियल कमेटी बनी थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट उसमें दी थी, कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। अच्छा। तो अपनी रिपोर्ट को लागू कर दो। आज इस पद पे है तो आज तो यहीं रहेंगे, आज यहीं रहेंगे। हाँ, सब मोर्चों पर रहेंगे। राकेश टिकैत को सुन रहे थे आप। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे उत्तर प्रदेश की बात और ज़्यादा होने लगेगी। लखनऊ की बात अगर करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हर दल को हर तरह के लोग जो हैं उनको साधने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव आज एक बार फिर उनकी रैली थी, बाहर निकले, कई सारी उन्होंने बातें करी, आपको सुनवाते हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी अब विकास की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी विकास की बातें करनी पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की जिस समय समाजवादी सरकार थी, किसी तरह भी विकास की योजनाओं को समाजवादियों ने नहीं रोका है, बल्कि अगर किसी योजना को केंद्र सरकार ने भी कहा, उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे पत्रकार साथी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहा है। मैं कुछ कहूँ, दूसरा दल कुछ और कहे। मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूँगा कि आरटीआई का जो एक्ट है उसके तहत जानकारी हासिल करें, और उस समय उन्हें पता लगेगा कि समाजवादी पार्टी न केवल जेवर में बल्कि फिरोजाबाद, जो चूड़ियों के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, वहाँ भी एयरपोर्ट बनाना चाहते थे। तो अखिलेश यादव फिर से ये कहते हुए कि उनके बड़ी सारी उनकी स्कीम्स थी, बड़े सारे उनके तैयारियां थी, बड़े सारे प्लान थे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आप सब चीज़ों का श्रेय देंगे, ऐसा उनको लगता है कि ठीक नहीं है। फटाफट से आपको इस वक्त की 10 बड़ी खबर बताते हैं, ब्रेक नहीं लेंगे, वापस आएंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई और भी खबरें, जमीन से जुड़ी हुई खबरें, वो भी लेकर आते हैं। किसानों से जुड़ी संसदीय कमेटी की बैठक हुई स्थगित। 23 में से 17 सांसद बैठक से नाराज। किसानों की आय दुगनी करने को हो रही थी चर्चा। दिल्ली विधानसभा में किसानों के पक्ष में प्रस्ताव पास। अरविंद केजरीवाल ने किसानों की मांगे मानने और अभी केस वापस लेने का रखा प्रस्ताव। गृह मंत्री अजय मिश्रा को गिरफ्तार करने की भी की मांग। 12 दिसंबर को दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली का आयोजन करेगी कांग्रेस पार्टी। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी करेंगे संबोधित। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवारवाद भ्रष्टाचार पर हमला। कहा, आजकल लोग लाज मर्यादा छोड़ भ्रष्टाचारियों का हो रहा है महिमा मंडन। संविधान दिवस के बॉयकॉट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, किसी दल का या नेता का कार्यक्रम नहीं है ये। प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष का पलटवार। नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार हमें ना सिखाए अंबेडकर का पाठ। शिवसेना नेता अरविंद सावंत की दलील, सम्मान दिल से होना चाहिए। वसूली के मामले में ठाणे कोर्ट के सामने पेश हुए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। कोर्ट से गैर जमानती वारंट रद्द करने की अपील। राजस्थान के जैसलमेर में तीनों सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन दक्षिण शक्ति में सेना के टैंक्स हेलीकॉप्टर ने दिखाया दम। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट। सेंसेक्स में करीब 1668 अंक की गिरावट, तो वहीं निफ्टी 510 अंक लुढ़का। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर भारतीय सरकार ने दी मंजूरी। 15 दिसंबर से विदेशों के लिए शुरू होगी विमान सेवा। कोरोना काल में रोकी गई थी यात्रा। In association with Germ Off Surface Cleaner, Germs Off Fragrance On. क्या मस्त, चटपटा और जायकेदार है राजेश मसाला, एक बार ट्राई तो कीजिए। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई सब खबरें आपको यहां पर टाइम्स नाउ नव भारत पे लोकतंत्र का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं।
खबरों में सिर्फ नेताओं की तू मैं नहीं, जनता पर उसका क्या असर पड़ रहा है, उनके क्या मुद्दे हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं आप तक लाने की। लखनऊ की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में राजनीतिक दल के लोग हर वर्ग के वोट को साधना चाहते हैं, लेकिन हालात ये है कि लखनऊ शहर की पहचान जो है लखनवी चिकन के कपड़े, उसका हुनर दिखाने वाले कारीगर अभी भी मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं। रविकांत कुंदन की रिपोर्ट देखिए। इस सुंदर और शानदार गुलाबी सूट की कीमत बाजार, मॉल और बड़े दुकानों में क्या होगी? वो पकड़ नहीं पाएंगे। 2000 रुपए, 5000 रुपए, 7000 रुपए या इससे ज्यादा? ये सच है, लखनवी चिकनकारी पहचान की मोहताज नहीं है। शायद हर महिला इस परिधान को अपने वार्डरोब में रखना चाहती है। यानी डिमांड की कोई कमी नहीं, और जब डिमांड ज्यादा हो तो मार्केट मुनाफे की परिभाषा को बदल देती है। लेकिन विडंबना देखिए, इसे सजाने, संवारने और सुंदर बनाने वाले हुनरमंद कारीगरों की जिंदगी उतनी ही बदरंग है। सालों से अच्छे दिन की बाट जोह रहे हैं। 2 दशक यानी 25 साल से इस काम में लगे शहजाद बताते हैं कि एक कपड़े पर काम पूरा करने में 4 लोगों को 22 घंटे लगते हैं। अचानक कहीं गलती से नीचे से हाँ। इस बारीक काम में सिर्फ मेहनत नहीं लगती, बल्कि कारीगरों की आत्मा जुड़ी होती है। काम की तारीफ सब करते हैं, लेकिन मेहनताना बहुत कम मिलता है। इतना कम ये मजाक लगने लगा। तो आपके प्रोडक्शन के लिए कुछ शहजाद, आप ये मतलब इतना माइनर कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? 25 साल हो गए। और आपके परिवार के लोग भी ये काम करते थे? 4 भाई, चारों भाई यही काम करते हैं। तो मतलब अगर ये पूरा ये जो पीस दिख रहा मुझे, इसको कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा? 20 से 22 घंटे। 20 से 22 घंटे 4 लोगों की मजदूरी अगर आप काम करें तब जाके ये पीस कंप्लीट हो पाएगा। और इसके बाद फिर इसमें पैसे कितने मिल जाते हैं? 1200 रुपए। 1200 रुपए की एक तरह से मिल जाती है। 1200 रुपए मजदूरी 4 लोगों में 300 रुपए हिस्से में आते हैं।